शहर की चालाक देवरानी ने धोखे से छीना जेठानी का गांव वाला घर। शाम का समय है। शारदा अपनी दोनों बहुएं माया और ममता के साथ आंगन में बैठकर टोकरियों में रखी सब्जियां काट रही है। तीनों के बीच घर के कामों को लेकर चर्चा चल रही है। देखो बहुओं, शाम होने को आई है। अब ये सब्जियां कट गई है तो तुम दोनों जाओ रसोई संभालो। जल्दी खाना बना लो ताकि सब वक्त पर खा सके। उफ, आज फिर वही रसोई की गर्मी। इतनी उमस हर माँ जी कह रही है खाना बना लो। हमेशा की तरह आज भी जेठानी जी को बेवकूफ बना देती हूँ और सारा काम उन्हीं के मत्थे मर देती हूँ। हाय माँ जी, अचानक मेरे सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है। पता नहीं क्यों इस गर्मी की वजह से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। देवरानी जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको इस गर्मी में चूल्हे के पास जाने से डर लगता है। आपकी ये तबीयत सिर्फ काम के वक्त ही खराब होती है। कोई बात नहीं देवरानी जी, आप जाकर आराम कर लो। सर दर्द में काम करना ठीक नहीं है। खाना तो मैं बना ही लूंगी, आप फिक्र मत करो। अरे माया बहू, गर्मी तो तुझे भी लगती है ना। तू अकेले इतना सारा काम कैसे करेगी? ममता को थोड़ा हाथ तो बटाना चाहिए। माँ जी, ममता मेरी छोटी बहन की तरह है। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कर लूंगी। मुझे तो इन सब कामों की पुरानी आदत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। माया मुस्कुराकर उठती है और रसोई की तरफ चली जाती है। तभी ममता मनी मन सोचती है, भला मैं क्यों करूँ ये सब काम? मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि मेरे पति की नौकरी लगे और मैं शहर जाकर शिफ्ट हो जाऊँ। ना मुझे इनके साथ रहना है और ना ही इनका काम करना है। इधर माया रसोई में जाकर लकड़ी का चूल्हा जलाती है। धुआं आंखों में लग रहा है, लेकिन वो मेहनत से रोटियां बेल रही है और सब्जियां पका रही है। करीब 1 घंटे के बाद वो सारा खाना तैयार करके हॉल में सजा देती है। खुशबू फैलते ही ममता कमरे से बाहर आती है। अरे वाह, खाने में क्या बना है जेठानी जी? बड़ी अच्छी महक आ रही है। आइए देवरानी जी, आपकी पसंद की आलू गोभी की सब्जी, दाल तड़का और गर्मा गर्म रोटियां तैयार है। अरे वाह, खाना तो वाकई बहुत अच्छा बना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाथ पैर धोकर खाने के लिए हॉल में बिछाई चटाई पर बैठते हैं। रंजीत पहला निवाला खाता है और तारीफ करते हुए कहता है, सच में माया, खाना बहुत ही लाजवाब बना है। पूरे दिन की थकान मिट गई। भाभी, आपके हाथों में तो सच में जादू है। आपके जैसा खाना पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। दीपेश की बात सुनकर ममता का चेहरा उतर जाता है और वो कहती है, ऐसा नहीं है दीपेश जी, मैं भी तो अच्छा खाना बनाती हूँ। जब मैं रसोई संभालती हूँ तब भी तो आप सब तारीफ करते ही हैं। अरे हाँ हाँ बहू, जब तुम बनाती हो तो अच्छा ही बनाती हो, लेकिन सवाल तो ये है कि तुम बनाती ही कब हो। माधव की बात सुनकर रंजीत, दीपेश और शारदा जोर जोर से हंसने लगते हैं। ममता शर्मिंदा होकर चुपचाप खाना खाने लगती है। खाना खत्म होने के बाद सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी नाश्ता करते हैं, फिर घर के मर्द मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। शाम को शारदा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे बहू, आज तो टाइम पर पानी भी नहीं आया है। चलो हम लोग कुएं से पानी भर के ले आते हैं। शारदा अपनी दोनों बहुओं के साथ गगरी लिए कुएं पर पहुंचती है। कुएं पर गांव की पड़ोसन कीर्ति बाल्टी खींचते हुए बात शुरू करती है। शारदा बहन, तुमने सुना क्या? गांव में बड़ी चर्चा है कि हमारे गांव से बहुत बड़ा हाईवे निकलने वाला है। हाईवे? यहाँ गांव में? मुझे नहीं लगता कीर्ति चाची। भला गांव के बीच से इतना बड़ा रोड कैसे निकलेगा? हाँ कीर्ति, ये सब तो बस अफवाहें लगती है। गांव में भला कोई हाईवे निकलता है क्या? शहरों की बातें गांव में नहीं होती। अरे नहीं, लोग कह रहे हैं कि सर्वे होने वाला है। वैसे भी 50 लोग हैं तो 50 तरह की बातें होंगी। हमें क्या, हमें तो इसी गरीबी में जिंदगी गुजारनी है। सही कह रही है चाची। एक तो गरीबी की मार है, ऊपर से ये झुलसा देने वाली गर्मी। अमीर होते तो शायद हाईवे निकलने की खुशी भी होती। सब औरतें पानी की गगरी सिर पर रखकर वापस घर आती हैं। घर पहुंचते ही वो देखती हैं कि दीपेश बहुत उत्साहित है। वो कुछ कागजात लिए खड़ा है। बाबूजी, भैया सुनिए, जिस कंपनी में मैंने नौकरी के लिए अर्जी दी थी ना, वहाँ से आज ज्वाइनिंग लेटर आ गया है मेरा। मेरी नौकरी पक्की हो गई है बाबूजी। अरे तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। तुझे शहर भेजकर पढ़ाया इसलिए था कि तू किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करे। हाँ भाई, हमारे जैसे इन खेतों में दिन रात मेहनत करने की जरूरत नहीं है तुझे। तू शहर जा, नौकरी कर बेटा। इससे हम सबको भी बहुत सहूलियत मिलेगी। जी भैया, मैं आज ही शहर जा रहा हूँ और वहाँ मुझे और भी कुछ जगहों से इंटरव्यू के कॉल आए हैं। हो सकता है कि मुझे 4-5 अलग अलग जगह जाना पड़े। ठीक है बेटा, तैयारी कर ले। वहाँ कमरा वगैरह किराए पर लेना पड़ सकता है।
तो शायद 10-15 दिन लग जाएं तुझे सेट होने में। दीपेश सामान पैक करके शहर निकल जाता है। घर में अब माधव, रंजीत, शारदा और दोनों बहुएं रह जाती हैं। अगले दिन सुबह शारदा आंगन में खड़ी गंदगी देखती है। ममता देख कितना कचरा फैला है, जा पूरे आंगन में झाड़ू लगा दे। आंगन की धूप में झाड़ू कौन लगाए? ऐसा करती हूँ कि बहाना करके जेठानी जी से सारा काम करवा लेती हूँ। माँ जी, मैं ऐसा करती हूँ कि घर के अंदर की पूरी सफाई कर लेती हूँ, जेठानी जी आंगन में झाड़ू लगा देंगी। ठीक है देवरानी जी, आप अंदर का संभाल लो, मैं बाहर आंगन साफ कर देती हूँ। माया धूप में जाकर आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। ममता अंदर आती है और सफाई करने के बजाय कूलर चालू कर बिस्तर पर लेटते हुए अपने आप से कहती है, वाह क्या ठंडी हवा है, बाहर जेठानी जी पसीना बहा रहे हैं और मैं यहाँ चैन से सोऊंगी। ममता कूलर के सामने लेट जाती है और उसे गहरी नींद आ जाती है। कुछ देर के बाद माया आंगन साफ करके अंदर आती है और ममता को सोता हुआ देखकर कहती है, अरे देवरानी जी, आपने तो कहा था कि घर की सफाई करेंगी, पर आपने तो झाड़ू तक नहीं उठाया। ओह जेठानी जी, वो बस डस्टिंग करते करते अचानक चक्कर आने लगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना, तो कूलर चलाकर लेट गई और कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं है, तबीयत पहले है, तुम आराम करो, मैं घर का काम और दोपहर का खाना दोनों कर लेती हूँ। माया फिर से काम में जुट जाती है। ममता मनी मन अपनी चालाकी से मुस्कुराती है। माया खाना बनाकर सभी को खिलाती है। शाम को शारदा ममता से कहती है, ममता बहू, माया काम में लगी हुई है, जरा तुम बाजार जाकर शाम के लिए ताजी सब्जियां ले आओ। चलो अच्छा मौका है, बाजार भी घुमाऊंगी और वही पानी पूरी भी खा लूंगी। घर का काम जेठानी जी कर ही लेंगी। हाँ माँ जी, मैं अभी बाजार से होकर आती हूँ। ममता बाजार पहुंचती है और अपनी सहेली शिप्रा से मिलती है। दोनों एक ठेले पर पानी पूरी खा रहे हैं। और बता ममता, क्या हाल चाल है? ससुराल में सब कैसा चल रहा है? अरे क्या बताओ शिप्रा, मैं तो अपना सारा काम अपनी जेठानी से पूरी चालाकी से करवा लेती हूँ। मुझे तो बस बहाना बनाना होता है और वो बेचारी सब कर देती है। वाह यार, मान गए तुझे। भगवान ने तुझे दिमाग कितना तेज दिया है। वैसे तेरे पति दीपेश कहाँ है? दिख नहीं रहे आजकल। अरे वो तो नौकरी के चक्कर में शहर गए हैं। मैं तो बस उनके फोन का इंतजार कर रही हूँ। जैसे उनकी पक्की नौकरी लगेगी, मैं इस गांव और इस घर को छोड़कर शहर चली जाऊंगी। मैंने तो यही सोचकर शादी की थी कि एक दिन शहर में राज करूंगी। तेरा तो अच्छा है यार, हमारी जिंदगी तो इसी गांव में बीत जाएगी। बातें करते करते काफी समय बीत जाता है। ममता सब्जी लेकर घर पहुंचती है। ऐसे ही करीब 15 दिन बीत जाते हैं और एक सुबह दीपेश मुस्कुराता हुआ घर लौटता है। वो सबको खुशखबरी सुनाता है, माँ, बाबूजी, मेरी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है, तनख्वाह भी बहुत बढ़िया है। जीते रहो मेरे लाल, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। अब तो हमारी सारी परेशानियां और गरीबी कम हो जाएगी। हाँ हाँ माँ जी, आप सपने देखिए, वो नौकरी पर लगे हैं तो मेरे लिए लगे हैं। मैं 1 रुपया भी इस घर में देने नहीं दूंगी। अगले दिन दीपेश अपने कमरे में शहर वापस जाने की तैयारी करता है। तभी ममता दीपेश से कहती है, दीपेश जी, मैं भी आपके साथ शहर चलूंगी। यहाँ आपके बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। तभी शारदा और माया कमरे में आती हैं और ममता की बातें सुनकर दीपेश से कहती हैं, बेटा दीपेश, ले जा बहू को भी अपने साथ। वहाँ अकेला रहेगा तो खाना पीना कौन देखेगा। हाँ देवर जी, देवरानी जी को भी साथ ले जाइए, वहाँ ये आपका ख्याल रखेंगी। ठीक है माँ, भाभी आप कह रहे हो तो मैं इसे भी अपने साथ ले जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद दीपेश और ममता शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। वहाँ उन्होंने एक अच्छा फ्लैट किराए पर लिया है। दीपेश की पेमेंट अच्छी है। ममता ने घर में एक काम वाली भी रख ली है। मैम साहब, झाड़ू पोछा तो ठीक है, पर खाना बनाना और बर्तन भी मुझे ही करना होगा, तो मैं 5,000 रुपए महीने के लूंगी। ठीक है, तू 5,000 कहती है, मैं तुझे 6,000 रुपए दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि मुझे रसोई की तरफ देखना भी ना पड़े। सारा काम तू ही करेगी। ठीक है मैम साहब, मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। शाम को दीपेश थका हुआ घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। ममता, बहुत प्यास लगी है यार, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दो। अरे सुनती है, जरा साहब को पानी ला कर दे दे। तभी शीलाबाई पानी लाकर दीपेश को देती हैं और चली जाती हैं। तब दीपेश कहता है, ये क्या ममता, तुमने पानी पिलाने के लिए भी नौकरानी रख ली है? हम सिर्फ 2 ही लोग तो हैं, तुम इतना सा काम नहीं कर सकती क्या? हाँ, मैंने नौकरानी लगा ली है। 6,000 रुपए की तो बात है, अब मैं यहाँ भी गांव की तरह नौकरानी बनकर रहूं क्या? अरे पर अगर हम ये पैसे बचाएंगे तो गांव में घर वालों को भेज पाएंगे ना। माँ बाबूजी को जरूरत रहती है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने तुम्हारे साथ इसलिए शादी की थी कि तुम अपनी सारी कमाई अपने घर वालों पर लुटा दो और मैं यहाँ गरीबी में दिन काटूं। घर पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। पर ममता, थोड़ा तो भेजना ही पड़ेगा ना।
नहीं, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। 30-40 हजार की तुम्हारी पगार है, इसमें 10,000 राशन, 15,000 घर का किराया, नौकरानी और बिजली का बिल। तुम बताओ अब बचेगा क्या? चलो कोई बात नहीं भाई, अगर नहीं बचेगा तो क्या कर सकते हैं। उधर गांव में शारदा और माधव दलान में बैठकर बातें करते हैं। सुनिए जी, दीपेश तो पहले हर दूसरे दिन फोन करता था, आजकल तो हफ्तों बीत जाते हैं उसका कोई फोन ही नहीं आता। अरे भाग्यवान, शहर जाकर सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वहाँ की भागदौड़ अलग होती है। ऐसा थोड़ी होता है, माँ बाप को भूल जाना कौन सी व्यस्तता है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी देवर जी को फोन लगाती हूँ। हम बात करेंगे तो शायद वो हमसे मिलने आ जाए। माया दीपेश को फोन लगाती है। कैसे है देवर जी? बहुत दिन हो गए आपकी आवाज सुने। सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है, बस काम का थोड़ा दबाव रहता है। देवर जी, माँ जी बहुत याद कर रही हैं आपको। एक बार हमसे मिलने आ जाइए ना गाँव, सबका मन हल्का हो जाएगा। हाँ भाभी, मैं भी यही सोच रहा था। मैं ममता से बात करके बताता हूँ आपको। दीपेश फोन रखता है और ममता से कहता है, ममता भाभी का फोन था, चलो ना कुछ दिनों के लिए गांव चलते हैं, सभी बहुत याद कर रहे हैं। पता नहीं ये लोग मेरे पति को फोन करके क्यों डिस्टर्ब करते हैं। अरे अभी मुझे नहीं जाना, मेरा कल पार्लर का अपॉइंटमेंट है और मुझे शॉपिंग पर भी जाना है। बहुत सारे काम पेंडिंग है, अभी गाँव जाने का कोई प्रोग्राम नहीं बनेगा। ममता साफ मना कर देती है और दीपेश उदास होकर चुप हो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ममता और दीपेश हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। अचानक एक न्यूज एंकर की आवाज तेज होती है। न्यूज में उनके गांव रामपुर का नाम फ्लैश हो रहा है। सरकार ने नए नेशनल हाईवे के लिए नक्शा पास कर दिया है, जो रामपुर गांव के बीचों बीच से होकर गुजरेगा। हाईवे के बीच में आने वाले घरों और जमीनों को सरकार अधिग्रहित करेगी और मालिकों को करोड़ों का मुआवजा दिया जाएगा। न्यूज सुनकर ममता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। करोड़ों का मुआवजा? इसका मतलब हमारे ससुराल की जो सड़क किनारे वाली जमीन और घर है वो करोड़ों में बिकेगा? ये तो बहुत अच्छी खबर है यार। बाबूजी और भैया की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सुनिए दीपेश जी, आप कह रहे थे ना कि गांव चलना है, मेरा मन भी बदल गया है। चलिए हम अभी गांव चलते हैं। पर तुमने तो मना कर दिया था। और तुम्हारे पार्लर और शॉपिंग का क्या हुआ? अरे वो सब तो चलता रहेगा। अचानक मुझे माँ जी की बहुत याद आने लगी है, मैंने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं। आखिर वो लोग भी तो मेरे अपने हैं ना। दीपेश ममता की बात सुनकर खुश हो जाता है। अगले दिन ममता और दीपेश गांव पहुंचते हैं। घर में खुशी का माहौल है। माया ने पकवान बनाए हैं और सब मिलकर खा रहे हैं। बेटा दीपेश, तो इतने दिन बाद आया, मुझे तो लगा तू शहर जाकर हमें भूल ही गया। नहीं मम्मी, मैं कैसे भूल सकता हूँ, बस ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। और माँ जी, मुझे तो वहाँ पल पल आप लोगों की याद सताती थी। बातों बातों में ममता धीरे से असली मुद्दे पर आती है। वैसे ससुर जी, वो हाईवे वाली बात का क्या हुआ? हम न्यूज में देख रहे थे कि रामपुर से सड़क निकलने वाली है। हाँ, वो बात तो एकदम पक्की है। कल ही प्रधान जी बता रहे थे कि पटवारी और इंजीनियर आने वाले हैं। रोड की नपाई शुरू होगी और हमारा घर भी उसी दायरे में आ रहा है। तब तो बहुत पैसे मिलेंगे बाबूजी। हाँ, जो भी मिलेगा वो दोनों भाइयों में आधा आधा बांट देंगे। आधा आधा क्यों? अगर 1 करोड़ मिले तो सिर्फ 50 लाख हमारे हिस्से आएंगे। नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि पूरी जमीन और मुआवजा मेरे और दीपेश के नाम हो जाए। क्या सोच रही है देवरानी जी? आप खाना खाइए, मैंने आपकी पसंद की खीर भी बनाई है। हाँ हाँ जेठानी जी, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। सभी लोग बातें करते हुए खाना खाते हैं और अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी दीपेश ममता से कहता है, चलो ममता, अब हमें निकलना चाहिए, मुझे जॉब भी तो ज्वाइन करनी है। दीपेश, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन मैं यही गांव में रुकूं। आप चले जाइए, मैं वहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ। यहाँ सबके साथ मन लगा रहेगा। क्या बात है बहू, तू वाकई बदल गई है। हमें तो लगा था तुझे गांव पसंद नहीं है। माँ जी, वहाँ शहर जाकर मुझे एहसास हुआ कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं अब यहीं रहकर आप सबकी सेवा करना चाहती हूँ। ममता की बातें सुनकर दीपेश भी खुश हो जाता है। वो अकेला शहर जाता है। ममता पूरे घर में बहुत प्यार से पेश आने का नाटक करती है। वो रसोई में माया की मदद भी करती है। जेठानी जी, लाइए आज खाना मैं बनवाती हूँ। आप बहुत थक गई होंगी, थोड़ा आराम कीजिए। देवरानी जी, आप सच में बहुत समझदार हो गई हैं। आपके आने से घर में रौनक आ गई है। अगले दिन दोपहर का समय, ममता अपने कमरे में बैठकर चुपके से फोन पर किसी से बात कर रही है। हेलो, हाँ सुनिए, मैंने जैसा कहा है वैसा ही कीजिए।
शाम तक वो कागज तैयार करके मुझे लाकर दे दीजिए। याद रहे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। तभी माया कमरे के बाहर आती है। उसके हाथ में आम पन्ना का गिलास है। देवरानी जी, ये लीजिए ठंडा आम पन्ना पी लीजिए। और किससे बात कर रही थी आप? किसे आदेश दे रही थी? अरे वो कुछ नहीं जेठानी जी, वो जो हाईवे बनने वाला है ना, उसके लिए मैंने कुछ सरकारी कागज मंगवाए हैं ताकि मुआवजा मिलने में कोई रुकावट ना आए। मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार के साथ कोई धोखा हो। अरे वाह, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, ये तो बहुत अच्छा सोच रही हैं आप। अच्छा ये लीजिए, आम पन्ना पी लीजिए। शुक्रिया जेठानी जी। सच कहूँ तो आप जब पास होते हैं तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। हमारा ये प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। हाँ देवरानी जी, मैं भी यही चाहती हूँ। परिवार में एकता हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। तभी शारदा कमरे में आती है। अरे देवरानी और जेठानी में क्या गुपचुप बातें चल रही है? मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं माँ जी, बस हम ऐसे ही बैठे थे। आइए, मैं आपके लिए भी ठंडा आम पन्ना लेकर आती हूँ। ममता रसोई की तरफ जाती है और शारदा के लिए भी आम पन्ना लाकर उसे देती है। फिर शारदा आम पन्ना पीते हुए अपनी बहुओं से बात करती है। अगले दिन शाम को घर के बाहर एक लड़का बाइक पर आता है और ममता को एक लिफाफा देकर चुपचाप चला जाता है। ममता वो लिफाफा लेकर हॉल में आती है जहाँ माधव, रंजीत और शारदा बैठे हैं। ससुर जी, एक जरूरी बात करनी थी। आप सब तो जानते ही हैं कि आजकल जमीन जायदाद के मामलों में कितनी धोखाधड़ी होती है। हाँ वो तो है। शहर में तो आए दिन लोग एक दूसरे की जमीन हड़प लेते हैं। इसीलिए ससुर जी, मैंने वकील से बात करके अपने घर के कागज पक्के करवा लिए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हाईवे निकले और सरकार कहे कि आपके कागज ठीक नहीं है और मुआवजा डूब जाए। हाँ ममता, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें इन सब कानूनी बातों का क्या पता। इसीलिए तो मैं हूँ ना भैया। आप सब बस इन कागजों पर यहाँ नीचे साइन कर दीजिए। ये सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि हमारा घर एकदम सही जगह बना है। ठीक कह रही बहू, तू इतनी पढ़ी लिखी है तो तू अच्छा ही सोचेगी। माधव और शारदा बिना कागजों को पढ़े ममता पर भरोसा करके उन पर अपने हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगा देते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो अपने ही घर से बेदखली के कागजों पर साइन कर रहे हैं। ममता मन ही मन मुस्कुराती है। अब हुआ काम पूरा। अब ये घर और आने वाले करोड़ों रुपए सिर्फ मेरे हैं। ममता तुरंत अपने कमरे में जाकर दीपेश को फोन लगाती है। दीपेश जी, आप कल ही बस पकड़कर तुरंत गांव आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब बहुत बढ़िया है, आप बस आ जाइए तब बताऊंगी। उफ। अगले दिन दीपेश गांव पहुंचता है। शाम को पूरा परिवार हॉल में बैठा है। अरे दीपेश, तू भी आ गया, बहुत अच्छे समय पर आया है। आज प्रधान जी के घर उनके बेटे का बारसा है, हम सबको वहाँ न्योता है। आज ये प्रोग्राम होना था, मुझे दीपेश से अकेले में बात करनी होगी। शाम को पूरा परिवार गांव के एक बड़े शामियाने में पहुंचता है। वहाँ गांव के बहुत सारे लोग जमा हैं। हरिया और भोला नाम के दो किसान माधव के पास आकर बैठते हैं और बातें करते हुए कहते हैं, राम राम माधव भाई, सुना है आपके तो वारे न्यारे होने वाले हैं। हाईवे एकदम आपके आंगन से होकर जाएगा। हाँ भाई, करोड़ों रुपए मिलेंगे सरकार से। अब तो आप बड़े आदमी बन जाओगे हैं। अरे भाई, हाईवे निकलने से क्या, हमारी प्यार मोहब्बत हमेशा बनी रहनी चाहिए। पैसा तो आता जाता रहता है, पर माधव भाई इतने पैसों का करोगे क्या? देख भाई, अगर सरकार से पैसे मिले तो मैं उसमें से एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए भी रखूंगा। सिर्फ मेरा ही पेट नहीं भरेगा, सबका भला होना चाहिए। तभी वहाँ के प्रधान जी आते हैं। अरे भाई, किसकी तारीफें हो रही हैं यहाँ? प्रधान जी देखिए ना, माधव भाई कह रहे हैं कि हाईवे के पैसों में से गरीबों को भी हिस्सा देंगे। अरे वाह माधव जी, दिल हो तो ऐसा। आप जैसे लोग मुश्किल से मिलते हैं। आइए अब खाना खाते हैं। ममता वहीं खड़ी ये सब सुनकर मनी मन सोचती रही। अच्छा, अभी धन हाथ में आया नहीं और दान पुण्य की चिंता शुरू हो गई। मैं तो एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं लेने दूंगी। तभी माया ममता से कहती है, देवरानी जी, ससुर जी को लोग कितना सम्मान करते हैं। उनके ऊंचे विचारों की वजह से ही पूरा गांव उन्हें पूजता है। हाँ हाँ जेठानी जी, देख रही हूँ। हमें गर्व है कि हम ऐसे पिता की संतान हैं। हमने हमेशा उनसे प्यार और संस्कार ही सीखा है। बिल्कुल भैया, बाबूजी का दिल बहुत बड़ा है। सब लोग खाना खाकर घर वापस लौट आते हैं। अगले दिन सुबह दीपेश अपने कमरे में पैकिंग करते हुए ममता से, ममता चलो यार, अब शहर चलते हैं, कल से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। दीपेश, हम शहर नहीं जाएंगे और न ही तुम कहीं जाओगे। क्या मतलब? तुम क्या बोल रही हो? मेरा मतलब है कि अब ये सारे लोग इस घर से बाहर जाएंगे।
ममता, ये किस तरह की बदतमीजी है? तुम क्या कह रही हो? हाँ दीपेश, मैंने ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है और ये सब कुछ मेरा है। ऐसा कहकर ममता एक फाइल निकालती है और कागज दीपेश के सामने लहराती है। दीपेश झपट कर कागज छीनता है और उन्हें फाड़ देता है। दीपेश, ये तो सिर्फ फोटोकॉपी थी, असली कागज मैंने सुरक्षित जगह रखवा दिए हैं। अब दीपेश ममता का हाथ पकड़कर उसे खींचकर हॉल में लाता है और सभी लोगों को सारी बातें बताता है। ये सुनकर माधव कहता है, बहू, तूने हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? हमने तो तुझ पर अपनी बेटी से भी ज्यादा भरोसा किया था। मुझे आपका भरोसा नहीं, ये जायदाद चाहिए थी। मैंने बहुत गरीबी देख ली आप लोगों के साथ, अब मैं और तंगी में नहीं रह सकती। हाईवे का पूरा मुआवजा अब मेरा है। देवरानी जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर आप प्यार से मांगती तो हमारी जान भी आपके लिए हाजिर थी। मुझे जान नहीं, धन चाहिए जेठानी जी। आप लोगों की ये इमोशनल बातें मुझे बोर करती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबको धोखा देने की? अभी के अभी घर के कागज वापस करो। माँ जी, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। मैंने ये सब हमारे भविष्य के लिए किया है। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो चुप रहिए, वरना आप भी इनके साथ बाहर जा सकती हैं। ठीक है बहू, अगर तेरी यही मर्जी है तो हम इस घर में एक पल नहीं रुकेंगे। अब रंजीत, माया, सामान पैक करो। पूरा परिवार फूट फूट कर रो रहा है। वो अपनी छोटी छोटी पोटलियां बांधते हैं। दीपेश भी अपना बैग उठा लेता है। तब ममता कहती है, दीपेश, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं रुको, ये सब तुम्हारा ही तो है। जिस घर की नींव धोखे पे रखी हो ना, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं भी अपने परिवार के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। रहो तुम अकेले यहाँ पर। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। ममता कैसी भी हो, लेकिन वो हमारी बहू है और हम अपनी बहू को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसीलिए तू यहीं रह। लेकिन माँ सही कह रही है दीपेश, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ही रहना होगा। अब माधव, शारदा, रंजीत और माया घर की दहलीज पार करते हैं और गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं और उस गांव में एक छोटा सा पुराना कमरा किराए पर ले लेते हैं। घर में अब विलासिता नहीं, बल्कि सिर्फ संघर्ष बचा है। रंजीत और माधव दिन भर मजदूरी करते हैं ताकि घर का किराया और खाने का इंतजाम हो सके। बाबूजी, आज काम बहुत मुश्किल से मिला, लेकिन मजदूरी मिल गई, यही बड़ी बात है। उन पैसों से मैं घर का राशन ले आया हूँ। बेटा, बड़ी मुश्किल से हमारा घर चल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में अपनी ही जमीन से बेदखल होकर किराए के मकान में रहना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। बस आप और माँ जी अपना हौसला मत हारिएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गांव के प्रधान जी अंदर आते हैं। माधव जी, मेरी एक गाय है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बेटी की शादी हो गई है और मेरी पत्नी बीमार रहती है। नौकर उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गाय को अपने पास रख लें, इसकी सेवा कीजिए। मुझे पता है कि आपके परिवार से बेहतर सेवा और कोई नहीं कर सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम पूरी श्रद्धा से गौ माता की सेवा करेंगे। सरपंच जी माया की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। शाम को वो अपने आदमी के हाथों अपनी गाय उनके घर भिजवा देते हैं। माया और शारदा पूरे श्रद्धा से गाय की देखभाल करने लगती हैं। एक दिन माया गाय को चारा खिला रही थी, तभी अचानक खुश होकर वो अपनी सास को आवाज देती है। शारदा वहां आती है तो माया कहती है, माँ जी, देखिए हमारी गौ माता तो माँ बनने वाली है। यह हमारे घर के लिए बहुत शुभ संकेत है। हाँ बहू, अब इसकी सेवा और भी बढ़ानी होगी। कुछ समय बीता है। गाय एक बछड़े को जन्म देती है और काफी मात्रा में दूध देने लगती है। एक दिन माया घर के बाहर दूध निकाल रही थी, तभी पड़ोसन कीर्ति वहां आती है। माया बहू, क्या शुद्ध दूध मिल सकता है? बाजार में तो सब मिलावट आती है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा ज्यादा हो तो मुझे दे दो, मैं उसके पैसे दे दूंगी। क्यों नहीं चाची, ले जाइए, हमारे पास काफी दूध है। कीर्ति दूध लेती है और माया को कुछ पैसे देकर चली जाती है। यहाँ से माया को एक नया रास्ता मिलता है। शाम को माया अपने परिवार वालों से कहती है, क्यों ना हम गायों को पालने का काम शुरू करें। वैसे भी गांव वालों को शुद्ध दूध की बहुत जरूरत है। आइडिया तो अच्छा है। हम धीरे धीरे 2-4 गाय और ले लेते हैं। धीरे धीरे उनका दूध का व्यवसाय बढ़ने लगता है। उन्होंने सरपंच से बात करके एक बड़ी खाली जमीन किराए पर ली और वहाँ शेड डलवाकर एक बड़ा तबेला बना दिया। अब उनके पास कई गाय हैं। आज मन बहुत शांत है। मेहनत की कमाई में जो सुख है वो धोखे के महलों में कहा। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन माया अपनी सास से कहती है, माँ जी, बहुत दिन हो गए हैं, हमें देवर जी और देवरानी जी की कोई खबर नहीं मिली। वो उस घर में अकेली रह गई थी, उसे सारा मुआवजा चाहिए था, इसलिए उसके हिस्से में सिर्फ अकेलापन ही आया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। समय का चक्र घूमता है। तबेला अब एक बड़ी डेयरी बन चुका है।
एक दिन शहर से एक व्यापारी वहां पहुंचता है। माधव जी, आपकी डेयरी का घी और दूध शहर में बहुत मशहूर हो रहा है। हम आपके साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जरूर साहब, हम तो शुद्धता और सेवा पर ही भरोसा करते हैं। अब माधव का परिवार फिर से अमीर हो चुका है, लेकिन उनके संस्कार नहीं बदले थे। एक दिन हॉल में बैठे सभी बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में शारदा सभी लोगों से कहती है, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, कल मेरे बेटे दीपेश का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि हम मंदिर में भंडारा करवाएं और गरीबों को खाना खिलाएं। ठीक है माँ जी, हम कल सुबह ही सारा इंतजाम कर लेंगे। अगले दिन मंदिर के बाहर भारी भीड़ है। माधव का पूरा परिवार गरीबों को अपने हाथों से खाना और कपड़े बांट रहा है। तभी माया की नजर कोने में बैठे दो भिखारियों पर पड़ती है, जिन्होंने फटे पुराने कंबल से अपना चेहरा ढका हुआ है। अरे, आप लोग खाना क्यों नहीं ले रहे? आइए, सामने आइए। जैसे ही माया पास पहुंचती है, वो दोनों अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते हैं। माया कंबल हटाती है और चीख पड़ती है। सामने ममता और दीपेश बैठे हैं, जिनकी हालत बहुत दयनीय है। देवरानी जी, आप यहाँ और इस हाल में? पूरा परिवार दौड़कर वहां आता है। तभी बहू, ये क्या हाल बना लिया है तूने? माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या हुआ बहू? तू तो करोड़ों के मुआवजे की मालकिन थी। बाबूजी, वो सब मेरा भ्रम था। देखो ममता, काफी दिन हो गए हमें गांव में आए हुए, और मेरे ऑफिस से बार बार कॉल आ रही है। अगर हम वहाँ नहीं गए तो मेरी जॉब चली जाएगी। आप भी अजीब तरह के आदमी हैं। अरे, क्या जरूरत है आपको जॉब करने की? अब हमारी जमीन का मुआवजा करोड़ों में मिलेगा और हम करोड़पति हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आपके शहर जाने की। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शिप्रा ममता के पास आती है और कहती है, अरे ममता, तूने सुना हमारे गांव में प्रधान जी ने इतनी बड़ी कार ली है? वो गांव के अमीर आदमी है, हमारी तरह गरीब थोड़ी ना है। शिप्रा, अब तो हम भी अमीर होने वाले हैं। आखिर हमें हमारी जमीन का मुआवजा करोड़ों में जो मिलने वाला है। बातें करने के बाद शिप्रा चली जाती है। तब ममता दीपेश से कहती है, सुनी जी, प्रधान जी ने बड़ी कार ली है और मैं उनसे भी बड़ी कार लूंगी। मैं बता दे रही हूँ आपको, आज ही मेरे साथ शहर चलकर मुझे एक कार दिला दीजिए। अरे कैसी बातें कर रही हो ममता? प्रधान जी के पास पैसे हैं यार, तो उन्होंने कार ले ली। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम कार ले सके? पैसे नहीं है तो हमारी जमीन बेच दीजिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कार चाहिए। वैसे भी जब पैसे आएंगे हमारे पास तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे। क्या जरूरत है जमीन रखने की? ममता की जिद के आगे दीपेश की एक नहीं चलती। वो अपनी जमीन और घर दोनों ही गिरवी रख देता है और शहर जाकर ममता के लिए कार खरीद लेता है। ममता बड़ी शान से पूरे गांव में कार से घूमती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रधान जी सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। भाई गांव वालों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार हमारी जमीन पर हाईवे बनाना चाहती थी, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट अभी सरकार ने कैंसिल कर दिया है और किसी की भी जमीन का कोई मुआवजा किसी को अब मिलेगा नहीं। इसीलिए आप लोग भ्रम में मत रहना और भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए और मेहनत करके कमाइए और सुकून से रहिए और खाइए, ठीक है? हे भगवान, सरकार ने हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। मैंने तो उसके भरोसे इतना सब कुछ कर लिया। अब मेरा क्या होगा? मेरी जमीन 2 कौड़ी की हो गई। मैंने लालच में आकर जो थोड़ा बहुत खेत बचा था वो भी बेच दिया था। मैंने कार खरीदने के लिए जिस साहूकार से कर्जा लिया, उसने मेरा घर और सामान सब जब्त कर लिया। गांव में इतनी बदनामी हुई कि कहीं काम नहीं मिला। अंत में नौबत ये आ गई कि मुझे इस गांव के मंदिर के किनारे बैठकर भीख मांगनी पड़ रही है। देवरानी जी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आप लोग की ये हालत होगी। जेठानी जी, आपने तो हमेशा मेरा अच्छा ही सोचा था, लेकिन ये मेरे कर्मों की सजा है। मैंने आप लोगों के साथ बुरा किया, इसीलिए भगवान ने मुझे सड़क पर ला खड़ा किया। जो हुआ सो हुआ। तूने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। ममता बहू, इंसान से गलती होती है, पर सुधारना ही जिंदगी है। मैंने हमेशा ही आप लोगों के साथ चालाकी की और बुरा व्यवहार किया, कभी आपको अपना नहीं समझा। लेकिन इस मुसीबत के समय में आप लोग मेरे साथ खड़े हो गए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस यही सोचकर हैरान हूँ कि आप लोग मुझे कभी भी अपनाएंगे। परिवार कभी अपने हिस्से को अलग नहीं करता। चलो, अब सब मिलकर फिर से काम करेंगे। माया ममता को गले लगा लेती है। पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। वो सब वापस अपने घर आते हैं। ममता पूरी तरह बदल चुकी है। वो दिन रात तबेले में काम करती है और जेठानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर संभालती है। जेठानी जी, आज मुझे एहसास हुआ कि असली धन संपत्ति नहीं बल्कि परिवार का प्यार है। बिल्कुल देवरानी जी, जब हम साथ होते हैं तो हर मुश्किल छोटी हो जाती है। शाम का समय है। पूरा परिवार आंगन में बैठा है।
माधव और शारदा अपनी बहुओं और बेटों को हंसते हुए देख रही हैं। अब उस घर में चालाकी नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम और सेवा का वास है। कहानी हमें सिखाती है कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है, लेकिन क्षमा और परिवार की एकता हर घाव को भर देती है।